हेलो स्टूडेंट्स। बेटा पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए। वैसे अभी कोई कर नहीं पाया, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हुआ क्योंकि अभी आपने इतना कुछ पढ़ा भी नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ, है ना। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि मैंने कहा तीन वेक्टर हमारे पास, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है, ठीक बच्चों। ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। ठीक है बच्चों, अब ये तीन वेक्टर ऐड करने हैं। देखो, दो वेक्टरों को ऐड करने के तो दो अलग अलग नियम, दो नियम हमने पढ़े हुए हैं। एक त्रिभुज सदस्यों का नियम और एक चतुर्भुज के सदस्यों का नियम। अब देखो, चतुर्भुज का सदस्यों का नियम भी एक तरीके से त्रिभुज सदस्यों का नियम है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बताया, एक वेक्टर ए को एक मानो, चतुर्भुज की एक भुजा, दूसरे वेक्टर वेक्टर बी की दूसरी भुजा मानो। तो इन दोनों का सदस्य किससे दिया जाएगा? इनके विकर्ण से। तो बच्चों ये विकर्ण से। अब एक चीज ध्यान देखो, एक्चुअल में ये ट्रायंगल ही तो है। ये वेक्टर ए और ये वाली लाइन क्या होगी? एक तरीके से ये वाली लाइन क्या होगी आपकी? वेक्टर बी ही तो होगी ये वाली लाइन। ठीक है। अब ये वेक्टर बी ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, बात तो वही है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये क्या होगा? वेक्टर आर। अब वो बात लगे, इसको शेप दे दिया पैरेललोग्राम। तो ये कोई अलग मेथड नहीं है, ये भी एक ट्रायंगल वाले मेथड है, बट इस चीज को ऐसे शेप बना दिया और क्या बोल दिया? पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। तो एक बच्चे कन्फ्यूजन तो वो मैंने बता दिया, थोड़ा सा ऐसा होता है पैरेललोग्राम जोड़ने का तो वही तरीका है, बट आप पैरेललोग्राम दो वेक्टर के लिए पैरेललोग्राम ऐसे बना के भी बता सकते हो, बात वही आएगी। चलो कोई बात नहीं, हम इस पर देखते हैं, इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं अपना माइंड। ठीक है ना। ये आपको दिया हुआ है और आपको दिया हुआ तो बेटा ये वाला एंगल कितना था आपका? 120 है ना, 120। ये वाला कितना आता आपका? 120। और ये वाला एंगल भी कितना था आपका? 120 डिग्री। ठीक है। और आपको दिया था कि वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर बी का परिमाण और बच्चों वेक्टर सी का परिमाण, इन तीनों का परिमाण क्या है? एक जैसा, मतलब ए बी और सी समान परिमाण के हैं। तो क्वेश्चन ये था कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या होंगे। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। अब एक चीज ध्यान से देखो बच्चों, तीनों की साइड सेम है और तीनों के बीच का ये एंगल कितना? 120 डिग्री। तो अब ये क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया जो सिक्वेंस में जो आपको दिया हुआ है उस सिक्वेंस कर चले जाओ। अब देखो सिक्वेंस में आप क्या दिया? पहले वेक्टर ए, तो आप क्या करो बच्चों, ठीक है, आपकी वो एक्स एक्सिस थी जो भी है, आप सबसे पहले, चलो ये आपकी वाई एक्सिस थी, है ना। अब मैं बनाता हूँ इन तीनों सदस्यों करता हूँ। तो पहला क्या है? वेक्टर ए। आपको वेक्टर ए दिया, तो जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए दिया है उस डायरेक्शन में आप वेक्टर खींच लो। देखो बच्चों, ये आपका 120 एंगल है ना, तो 120 इस तरीके से है ना, ये भी कितना होगा? 120। तो आपने क्या किया, एक तरीके से देखो तो 120 का हाफ कितना हो गया? 60। तो एक तरीके से ये एंगल कितने पर होगा? इस लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल पर। तो वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल पर, ठीक है ना, वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल पर आपने वेक्टर ए बना दिया बच्चों। ठीक है। ये और ये एंगल कितना हो गया आपका? हाफ हो गया, क्योंकि पूरा 120 है तो ये बीच, ठीक है, आप सिमेट्री देख रहे हो, तो ये 60 डिग्री एंगल होगा। ठीक है। ये आपको वेक्टर ए आ गया 60 डिग्री। दूसरा आप क्या लेंगे? जितने परिमाण का ये उतने ही परिमाण का वेक्टर भी लेंगे। वेक्टर भी किधर बच्चों? देखो तो वर्टिकल वाले डायरेक्शन के साथ ये भी कितने एंगल है? 60 डिग्री। तो अब ध्यान से देखो, ये आपकी, अगर मैं इसके साथ एक वर्टिकल लाइन ऐसे बनाता हूँ, है ना, ऐसी तो है, इस वर्टिकल वाली लाइन से इस वाली लाइन से 60 डिग्री। तो आप क्या करोगे? यहां से अप्रोक्सीमेट कितने एंगल पर? इसके साथ ऐसे 60 डिग्री के एंगल पर आपने एक दूसरी लाइन ये खींच देंगे बच्चों, है ना। ये 60 डिग्री एंगल पे, ये वर्टिकल साइड ये 60 है क्या? ये वाला एंगल 60 है, ये आपका 60 है। थोड़ा सा आभासी हो रहा होगा आपको। और तीसरा क्या बच्चों आपका? ये वेक्टर सी जस्ट ऐसे, तो आप यहाँ से क्या करोगे? वेक्टर सी बनाओगे। अब एक चीज़ देखो, ये वेक्टर सी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितना एंगल है? 120। तो एक चीज़ देखो बच्चों आप, ये 120 एंगल है ना, ये लाइन 60 है। और आप क्या करोगे? एक वेक्टर सी यहाँ पे खींचोगे,
ठीक है, अगर आप यहाँ से देखो तो ठीक है, ये वेक्टर सी हो गया, वेक्टर सी वाली लाइन है, ठीक है, और ये इस तरीके से आपका वेक्टर सी आ गया, ठीक है। तीनों का परिमाण एक जैसा। अब एक चीज देखो आप, तीनों की साइड ये एंगल 60 है बच्चों, ये एंगल 60, तो ये कितना होगा आपका 30, बोलो होगा नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री, ये 30, तो ये एंगल कितना होगा 60, जब ये 60 ये 60, तो बच्चों ये वाला कितना होगा 60। अब एक चीज सोचो आप, ये 60 ये 60, जितनी साइड ये उतनी साइड ये। अब आप चीज देखो, ये वाली साइड भी तो इतनी है। अब या वैसे देख लो कि अगर ये देखो, ये कौन सा वेक्टर आपका बी, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच कितना एंगल है, वेक्टर बी और वेक्टर, अगर मैं बी और सी के बीच में एंगल देखूं, तो इसको अगर मैं आगे की ओर बढ़ाऊं ऐसे, तो ये एंगल कितना 120 पूरा, बी की लाइन, वेक्टर बी की लाइन तो ये हो गई ना बच्चों। अगर मैं बी की लाइन को आगे की ओर बढ़ाते जाऊं तो, और सी की लाइन से क्या बना दिया, इसका टेल से टेल मिला दिया, तो आगे की ओर मैं बढ़ाते जाऊं तो बी की लाइन को ऐसे आगे बढ़ाओ, तो ये वाला ये हो गई बी की लाइन, ये हो गई कौन सा वेक्टर आपका सी की लाइन, और बी और सी में एंगल कितना 120, ये 120, तो ये कितना होगा आपको 120, ये 120 से कितना होगा 60 डिग्री। तो तीनों एंगल सेम है, 60 60 60। जब तीनों एंगल सेम होते तो आप बता, तीनों एंगल सेम कब आते हैं, जब तीनों साइड्स क्या हो सेम और साइड भी सेम दी है, तो ये बंद हो गया, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पर बहुभुज के सदिश योग का नियम लगाता हूँ, तो बहुभुज के सदिश योग के नियम के अनुसार क्या होता बेटा, ठीक है, तो ये मेरा आरंभिक पॉइंट और यही मेरा अंतिम पॉइंट है। तो आप देख रहे हो, बहुभुज सदिश योग नियम लगाऊंगा तो आरंभिक पॉइंट और अंतिम पॉइंट जो है उसको, बहुभुज मतलब पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर, तो आपने पढ़ा हुआ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहते हैं। मान एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इन चारों का रिजल्टेंट किससे दिया जाएगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ से, अपोजिट डायरेक्शन में। बट यहाँ पर तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है, तो ये लंबा, तो अगर आप ये लाइन खींचे तो ये लाइन खींच ही नहीं सकती, तो ये लाइन नहीं खींच सकते, इसका मतलब इस लाइन की लेंथ कितनी हो गई 0, तो वेक्टर आर कितना हो गया 0 वेक्टर, नल वेक्टर। तो इसका, तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों 0। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 3 इक्वल वेक्टर है आपके पास, 3 समान सदिश एक तरीके से, और तीनों के बीच, तीनों के बीच में कितना एंगल है, इस तरीके से 120 डिग्री का एंगल है, तो उन तीनों का रिजल्टेंट क्या होता है 0 होता है, जो आप देख चुके हो है ना। तो यहां पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कितना है बच्चों आपका 0 आया, ठीक है बच्चों। दूसरा जो मैंने क्वेश्चन दिया था, अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, तो दूसरा क्वेश्चन में कुछ इस तरह का ही था, ठीक? दूसरे क्वेश्चन में अगर मैं बनाऊं, अब तो आप खुद कर सकते हो, ये आपका वेक्टर ए है, ये मान लीजिए वेक्टर बी है, जो भी है, ये वेक्टर सी है, ऐसे आपको 4 वेक्टर दिए थे, और ये वेक्टर डी है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी, ये 4 वेक्टर थे आपके पास है। तो आपसे कहा था मैंने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी की वैल्यू निकालूं, ठीक है बच्चों। इन चारों का आपको क्या निकालना था, परिणामी सदिश रिजल्टेंट वेक्टर निकालना था। तो ग्राफिक तरीके से करते हैं हम इसे, इसमें क्या है, अब वही चीज यहां पर मैंने ऐसे एक्स एक्सिस बना ली, ये मैंने वाई एक्सिस बना ली बच्चों, ठीक है। तो पहला कौन सा आपका वेक्टर ए, तो आपका जो पहला वेक्टर ए है, तो आप पहले क्या करोगे, वेक्टर ए बनाओगे, आपने वेक्टर ए जिस डायरेक्शन में, डायरेक्शन में लिया वेक्टर ए, ठीक है। दूसरा आपका वेक्टर बी है, तो जो वेक्टर बी है आप क्या करोगे, ये ए की जो, ठीक है, ए के टेल पर, ए के हेड पर बी का टेल रखेंगे, ये तरीका होता है आपको पता है। तो यहाँ पर मैंने ये रख दिया, और जिस जिस डायरेक्शन में खींचती, जितने मैग्नीट्यूड का उतने मैग्नीट्यूड की सबकी लेंथ बराबर है, तो ये वेक्टर बी हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद वेक्टर सी, ये आपका वेक्टर सी है, तो आप तीसरे नंबर वेक्टर सी लेंगे आप, अब इसका टेल इसके हेड पर रखोगे, और जितनी लेंथ का उतनी लेंथ खींचोगे, तो लेंथ इक्वल है, तो ये वेक्टर सी हो गया बच्चों आपका। और ये आप देखो वेक्टर डी आपका नीचे की ओर है, इस तरीके से यहाँ से आप इसका टेल यहाँ पर रखोगे,
और वेक्टर डी इस तरीके से। तो बच्चों अब आप देखो तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपके सेम है, तो बंद करने तो इन चारों सदस्यों को बंद करने वाली भुजा की लंबाई कितनी हो गई, साइड की लेंथ कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि ये क्लोज है। तो अगर आपका क्लोज्ड पॉलीगन है, जैसे यहाँ पे क्लोज्ड पॉलीगन बन रहा है, मतलब बंद बहुभुज, क्लोज्ड पॉलीगन क्या बोलते हैं, बंद बहुभुज, क्लोज्ड पॉलीगन है, यहाँ पे भी क्लोज्ड पॉलीगन है, बंद बहुभुज है, तो बच्चों इन सभी का सदिश योग क्या होगा, 0। तो ये भी आपका आर वेक्टर क्या होगा, 0 वेक्टर, नल वेक्टर है, शून्य सदिश। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम ग्राफी तरीके से करेंगे। तो ग्राफी तरीका एक अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आपको वैल्यू दी हुई तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो अब हम लोग जो मेनली जो वेक्टर को ऐड करने का जो मैथमेटिकल मेथड यूज करते हैं, तो बच्चों मैं उस वाले मेथड को ही सॉल्व करूंगा और वो उसका सॉल्यूशन निकलेगा ग्राफी तरीके से ही। ठीक है, तो हम करेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस फॉर वेक्टर एडिशन। तो नेक्स्ट अपना बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, मैथमेटिकल, जो सेकंड मेथड है आपका मैथमेटिकल, वो वाला मेथड देखते हैं, मैथमेटिकल मेथड फॉर वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, वेक्टर को एनालिसिस करने के लिए आपका जो मैथमेटिकल मेथड है एनालिसिस, ठीक है, गणितीय तरीका है, सदिशों संयोग का गणितीय तरीका कह सकते हो आप हिंदी में, जो गणितीय मेथड है। तो बच्चों आपको क्वेश्चन दिया हुआ, सुनो ध्यान से, आपसे कहा गया है दो वेक्टर आपके पास, आपको दो वेक्टर दिए हुए मैग्नीट्यूड में, कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको इतना दिए, इसमें आपको वैल्यू दी होगी। अच्छा, आपको मान लीजिए वेक्टर ए इक्वल टू 2 3 4 कुछ भी आपको दिया होगा ना, तो जो एच डायरेक्शन दे दिया मान लीजिए, और दूसरा आपको वेक्टर बी दिया होगा, ये आपको वेक्टर बी दिया, इसका मैग्नीट्यूड दिया होगा 2 3 4 5 कुछ भी दे सकते हैं ना, तो ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे दिया, ये डायरेक्शन। और आपसे कहा गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है, ये तो होता है टेल और टेल के बीच में एंगल, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो आपको ये थीटा के बना है, आपको ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ 3 4 5 जो भी, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ 3 4 5 6 7 जो भी दिया हुआ है, और इस थीटा की वैल्यू दी हुई है आपको। और आपसे कहा गया कि इन दोनों का वेक्टर एडिशन क्या होगा, मतलब सदिश योग क्या होगा इन दोनों का, वो निकालना, मतलब आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना। तो बच्चों दो वेक्टरों को ऐड करने के लिए मैंने दो मेथड बताए थे, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, त्रिभुज सदिश योग का नियम, और एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, चतुर्भुज के सदिश योग का नियम। तो दोनों के लिए मैथमेटिकल एनालिसिस सेम है ना, दोनों के लिए कर देता हूं। अब देखो ये मेथड क्या है, हम बोलने को अलग बोल देते हैं बुक वाले, बट ये अलग नहीं है, एक ही चीज है ना। चलो अब देखते हैं। तो पहले हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर भी लेते हैं। तो पहले पहले कौन ले, वेक्टर ए। तो आप क्या करेंगे बच्चों, कैसे तरीके करते हैं, अगर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर से जोड़ू त्रिभुज सदिश योग के नियम से, तो कैसे करेंगे, पहले मैंने वेक्टर ए लिया, ठीक है, जितने मैग्नीट्यूड का उतने मैग्नीट्यूड को मान लीजिए, डायरेक्शन उस डायरेक्शन मान लीजिए, ठीक बच्चों। दूसरा मैंने वेक्टर बी लिया, अब वेक्टर बी कितने एंगल पर है, एक ही डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल पर, ये एक ही लाइन है बच्चों, तो एक ही लाइन के साथ ऐसे थीटा एंगल पर, तो इस तरीके से ये थीटा एंगल पर मैंने वेक्टर बी बना लिया बच्चों, जितने मैग्नीट्यूड का उतने मैग्नीट्यूड का ले लिया मान लीजिए, और ये थीटा एंगल पर आपका वेक्टर बी है, ठीक है, ये आपका थीटा है। तो अब आपको पता है कि इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन होगा, सदिश योग जो होगा, इन दोनों का जो सम आएगा, जोड़ आएगा, सदिश योग, वो किससे दिया जाएगा, इस ट्रायंगल की थर्ड साइड से, इस साइड से दिया जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर आर हो गया आपका, मैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को वेक्टर आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये वेक्टर आर होगा इन दोनों का सदिश योग। ठीक है, तो मुझे इस आर की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे ए की वैल्यू 2 3 4 5 डिजिट की टर्म में, अंकों की टर्म में दी हुई है, मुझे बी की वैल्यू भी डिजिट की टर्म में 2 3 5 4 इस तरह दी हुई है, थीटा दिया हो, तो आर की वैल्यू क्या होगी, मुझे 2 3 4 5 6 इन अंकों की टर्म में ही निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा, तो एक मेथड मेरे पास ये वेक्टर एडिशन का, तो दो मेथड मेरे पास, या ट्रायंगल बनाओ या फिर पैरेललोग्राम। अगर मैं पैरेललोग्राम बनाता हूं बच्चों, तो पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं आप सबको पता है, ठीक है ना। ये आप पैरेललोग्राम की एक साइड से आपने वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर दिया, पैरेललोग्राम की दूसरी साइड से आपने वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, और इनके बीच में एंगल थीटा, तो आपने इनका पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज बना दी, ये बन गए बच्चों। तो आपको पता है समांतर चतुर्भुज सदिश योग का नियम क्या कहता है,
इन दोनों का सदिश योग किससे दिया जाएगा? इनके विकर्ण से, विकर्ण मतलब डायगोनल, जो ये डायगोनल है इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं, इससे दिया जाएगा। ये वेक्टर आर हो गया आपका, ठीक है। और ये एंगल मान लीजिए आपका कितना है, बीटा एंगल, पर आर की जो डायरेक्शन वो बीटा एंगल। अब इससे कोई रोल नहीं, चलो मैं नहीं लिख रहा है ना। तो आपको अब इस आर की वैल्यू निकालनी। तो बच्चों आर की वैल्यू कैसे निकाली? अब आप कहते हैं काश ये समकोण, मतलब समकोण मतलब परपेंडिकुलर है, राइट एंगल जिसे, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता, राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज होता, तो मैं पाइथागोरस जो थ्योरम है, पाइथागोरस जो आपकी प्रमेय है, ठीक है, वो लगा देता और उसे लगाकर मैं इस की वैल्यू निकाल लेता, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तुम जानते हैं, आर इक्वल टू, ठीक है, जो आपका होता है अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर जो होता है ना, वो वाला। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं लग नहीं सकती, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम कैसे त्रिभुज के लिए लगती है, कैसे ट्रायंगल के लिए लगती है? पाइथागोरस थ्योरम तो राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के लिए लगती है। अब यहाँ पे तो राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं, तो हम क्या करें बेटा, जो है नहीं उसे बना लेते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो बच्चों मैंने समकोण त्रिभुज बनाने के लिए यहां पे क्या किया, इस तरीके से मैं यहां पर एक अभिलंब, अभिलंब को परपेंडिकुलर है ना, एक परपेंडिकुलर एक अभिलंब ड्रॉ कर लिया। जो ये परपेंडिकुलर या अभिलंब जो मैंने ड्रॉ किया ये हो गया। अब मैं इसको नाम देता हूं, इसमें ये एल है, ये एम है, ये एल, ये चलो एम, ये एन और ये पी, एल एम एन पी। इस तरीके से इसको भी नाम देता हूं, एल, ये एम, ये एन और ये पी। और इसी तरीके से बेटा मैंने क्या किया, यहां पर इसको थोड़ा आगे क्यों बढ़ाया है, तो यहां पर भी एक परपेंडिकुलर बना लिया। बात तो वही है। अब देखो वही, हमें तो इससे मतलब है, ये आपका आर है, तो अब देखो ये एंगल क्या होगा आपका, थीटा, ठीक है। अब मुझे ये वाली लेंथ तो पता कि एल से एम की जो लेंथ है वो ए है, और ये वाली लेंथ मुझे पता कि एम से पी की जो लेंथ है वो बी है। एम से पी की जो लेंथ है वो कितनी है, बी है। इसकी लंबाई कितनी है, बी है, इसकी लंबाई ए है, ये मुझे पता बेटा। अब मुझे यहां पर ये नहीं पता कि एम एन कितना है, ये एन पी कितना। जो मेरे पाइथागोरस थ्योरम है वो तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगेगी, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एम एन और एन पी की वैल्यू निकालनी होगी। तो अब एम एन और एन पी की वैल्यू बच्चों कैसे निकालूं? तो आप देख रहे हो कि जो ट्रायंगल है एम एन पी, जो आपका त्रिभुज एम एन पी है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप क्या लगा सकते हो बच्चों, इस राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप या वैसे आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस टेन, वो एप्लीकेबल, आपको एम एन तो निकालना है। अब आपको बता कि एम पी की लेंथ कितनी है, ये तो बी है, तो आपको ये निकालना है, ये एम एन और एन पी तो निकाल लेते। तो ये तो आपका क्या हो गया, डायगोनल होगा। ये तो आपको सर हाइपोटेनिस मतलब कर्ण, हाइपोटेनिस बच्चों क्या बोलते हैं, कर्ण, कर्ण हो गया। ये आपका बेस, बेस मतलब आधार, आधार हो गया। और ये आपका परपेंडिकुलर लंब हो गया, ठीक है। तो एम एन क्या आपका आधार, आधार मतलब बेस, और एम पी क्या आपका कर्ण, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, इक्वल टू क्या होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आधार बटे कर्ण क्या होता है आपका कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। तो यहां से एम एन कितना आ गया आपका, एम एन इक्वल टू आपका आ गया एम पी कॉस थीटा। तो एम एन इक्वल टू बच्चों एम पी कितना, एम पी की लेंथ तो आपकी बी है, एम पी को तो हमने बी माना है, तो ये आपका आ गया एम एन कितना आ गया, बी कॉस थीटा। क्लियर। वे इसी तरह से बच्चों, इसी जो आपका ट्रायंगल है एम एन पी, इसी ट्रायंगल से हम क्या निकाल लेते हैं, ये एनपी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं कि एनपी की वैल्यू क्या होगी। अब एनपी क्या है, एनपी तो लंब है, लंब मतलब परपेंडिकुलर है इसका। तो अब आपको बता एनपी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब एमपी मतलब लंब बटे कर्ण, क्या होता है बच्चों आपका साइन थीटा। तो एनपी, अब एमपी कितना आपका, एमपी तो आपका बी है, ये लंब, ठीक है, इक्वल टू क्या गया साइन थीटा। तो आपके एनपी कितने आ गए बच्चों, एनपी आपकी आ गई बी साइन थीटा। क्लियर। तो आपके पास ये वैल्यू भी आ गई बच्चों। तो यहां से अब आप क्या कह सकते हो बच्चों, आप कह सकते हो जो आपकी एल एन है, एल एन का मतलब एल एम प्लस एम एन, वो कितनी आ गई, एल एन की वैल्यू कितनी आ गई, एल एन कितनी हो गई आपकी, एल एम तो आपका ए है, और एम एन कितना है बच्चों आपका, देखो एम एन कितना है, एम एन आप कितना है बी कॉस थीटा। तो एम एन क्या लिखोगे आप, एम एन इक्वल टू लिखोगे आप बी कॉस थीटा। तो ये एल एन की वैल्यू आ गई बच्चों आपकी, ए प्लस बी कॉस थीटा।
इसी तरीके से बच्चों आप अगर एनपी की वैल्यू तो आपको पता है एनपी की वैल्यू कितनी अभी निकाली हमने, एनपी की वैल्यू क्या है 20 साइन थीटा। तो आपको ये वाली लेंथ पता चल गई और ये वाली पता चल गई, तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। अप्लाई पाइथागोरस मतलब, ठीक है, पाइथा जो गोरस थ्योरम है, जो आपके पाइथागोरस प्रमेय है, उसे लगा दो किसमें, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल एल एन पी, मतलब समकोण त्रिभुज जो आपका है एल एन पी, राइट एंगल ट्रायंगल एल एन पी में लगा दिया। तो बच्चों आपको बता कि जो एल पी है, एल पी क्या आपका हाइपोटेनियस कर्ण, इसका जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, बेस, बेस क्या आपका एल एन, आधार का वर्ग स्क्वायर, और एन पी क्या आपका परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर, ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो एलपी को आप क्या बोल सकते हो, एलपी का मतलब है आर, तो आर का स्क्वायर इक्वल टू एल एन, एल एन कितना बच्चों आपका, एल एन है आपका ए प्लस बी कॉस थीटा, ए और ये क्या होगा बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, और एन पे कितना बच्चों आपका बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना आ गया आपका बच्चों, ओपन कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता ना, तो मेरा इसमें बी कितना बी कॉस थीटा, तो 2ab कॉस थीटा प्लस इसका भी तो होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर बच्चों, अगर यहां से देखते तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इन दोनों में से बच्चों क्या कॉमन है आपका, बी स्क्वायर आपका कॉमन है। अगर मैं बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में देखूं तो क्या कॉमन आएगा आपका, बी स्क्वायर कॉमन आएगा। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि आर स्क्वायर जो आपका आया वो कितना है बच्चों, आर स्क्वायर आपका आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, जब आप बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab बच्चों कॉस थीटा। क्लियर, तो आर स्क्वायर आपको कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर, तो आर इक्वल टू क्या आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बच्चों। तो ये आपका वो फॉर्मूला आ गया जिस फॉर्मूला की हेल्प से दो वेक्टरों को ऐड किया जाता है बच्चों, ठीक है। अगर आपको किन्हीं दो वेक्टरों को ऐड करना है, किन्हीं दो वेक्टरों को जोड़ना है, तो जिस फॉर्मूले की हेल्प से आप दो वेक्टरों को ऐड करते हो बेटा, वो फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया है। तो वो फॉर्मूला क्या आपका आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ध्यान रखना, इस दो वेक्टरों का जोड़ सम, ठीक है ना, जोड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सम, दो वेक्टर का जो सम है वो किस पर डिपेंड करता है कि ए और बी के बीच में एंगल कितना, थीटा कितना। आपकी थीटा की वैल्यू जब चेंज होगी तो थीटा की वैल्यू चेंज होने पर बच्चों आपकी ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और ये आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आपकी जो आर की वैल्यू है वो इस थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करती हैं कि आपका थीटा कितना, आपका थीटा चेंज होगा तो आर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला है जो आपका बना दो वेक्टर को ऐड करने का, ये फॉर्मूला है। अगर कोई दो वेक्टर ए और बी थीटा एंगल पर है तो उनका सम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना क्योंकि हर जगह इसका काम आएगा, ठीक है ना। आप फिजिक्स जितने पढ़ोगे 11th की 12th की, सब में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है बच्चों, ठीक है। अब देखो ये तो हमने निकाल लिया, अब इधर देखो आप, अब ये आर, क्योंकि वेक्टर जो आर है उसके तो पास दो चीजें, क्योंकि वेक्टर का मतलब आपकी जो वेक्टर है वो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो, मतलब सदिश के पास क्या परिमाण भी है और दिशा भी है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है परिमाण है वो तो हमने निकाल लिया कि आर का परिमाण किस निकालेंगे। अब ये आर लगेगा किधर, आर कितने एंगल पर होगा, इस आर की डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए मुझे बीटा एंगल बताना होगा कि ए से इतने एंगल पर घूम जाओ, आपकी आर का एंगल आ जाएगा, आर की डायरेक्शन आ जाएगी। तो मुझे इस बीटा की कैलकुलेशन करनी है बच्चों, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर का डेरिवेशन था, अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन।
ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। बच्चों वेक्टर आर की डायरेक्शन निकालूंगा। अब देखो मैं ये ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं तो देखो आपका कुछ ऐसा था, ये आपका वेक्टर ए था, ये आपका वेक्टर बी था, ये आपका वेक्टर आर था, ये आपका बीटा था बच्चों। यहां से आपने इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये आपका एल, ये आपका एम, ये आपका एन, ये आपका पी, ये आपका थीटा और ये आपका बीटा। तो आपको ये एंगल निकालना बीटा का वैल्यू। अब ये बीटा का एंगल कैसे निकालें? अब आपको पता है कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर जैसे मैं आपसे कहूँ साइन थीटा बराबर इक्वल टू 1/2 है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों 1/2 है, तो आप बताओ थीटा की वैल्यू बताओगे नहीं बताओगे? बता दोगे कि साइन थीटा सर 1/2 तो 30 डिग्री एंगल पे आता है, आप लोग जो थीटा 1/2। तो इसी तरीके से मुझे बीटा की वैल्यू साइन कॉस टेन या किसी टर्म में निकाल लो। तो इसमें मैं कहूँ टेन बीटा, मान लीजिए टेन बीटा इक्वल टू 1 आया, तो आप कहते हो बीटा की वैल्यू क्या होगी? मुझे बताओ कि टेन बीटा की वैल्यू 1 कब होती है? टेन की वैल्यू 1 45 डिग्री एंगल पे होती है, तो इसमें बीटा क्या होगा 45। तो मैं इसका टेन की टर्म में निकालूंगा बच्चों एंगल है इसका मान। तो मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा आपका? समकोण त्रिभुज एल एन पी, ठीक है, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल एल एन पी से। तो मैं एल एन ये त्रिभुज लेता हूँ, त्रिभुज एल एन पी। तो इससे क्या देख रहे बच्चों आप? अगर मैं इससे आपसे कहूँ टेन बीटा क्या होगा, तो टेन बीटा क्या होगा? टेन बीटा क्या होता है? टेन बीटा आप जानते हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या आपका एनपी और आधार क्या बच्चों आपका एल एन, ठीक है। आपका परपेंडिकुलर हो गया एनपी और बेस हो गया आपका एल एन। तो रख दो यहाँ पे वैल्यू। तो टेन बीटा कितना आ गया आपका? अब एनपी कितना? एनपी बच्चों आपने पहले कैलकुलेट किया हुआ, देखो कितना किया हुआ आपने। एनपी कैलकुलेशन कितनी की हुई है? बी साइन थीटा। तो आप एनपी जगह क्या रखोगे? आप एनपी जगह आप बी साइन थीटा रखोगे। क्लियर? दूसरा आपका एल एन, एल एन कितना होगा बच्चों आपका? एल एन कितना आपका? देखो एल एन आपका ए प्लस बी कॉस थीटा। तो आप एल एन की जगह क्या रखोगे? आप ए प्लस बी कॉस थीटा। तो एल एन की जगह क्या रख दिया आपने? ए प्लस बी कॉस थीटा रख दिया। तो यहां से आपका टेन बीटा का ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो आप टेन बीटा निकाल लोगे, तो अगर बीटा की वैल्यू क्या होगी? तो जब देखो बच्चों आपको बता देता हूं कि जब ऐसे आता बीटा, तो जब अब मैं इसको टेन को उधर ले जाऊंगा ना, तो ये टेन इनवर्स में लिखा जाता है। जैसे आपसे कहा जाए कि साइन थीटा इक्वल 2/3 है, बताओ थीटा क्या होगा? तो आपको पता कि इस एंगल की वैल्यू हम जानते नहीं है कि इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, इस वैल्यू के संगत जो एंगल आएगा उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो जब ऐसी कोई वैल्यू आती है जिसका एंगल आप नहीं जानते, तो आप क्या करो? साइन को उधर ले जाओ। तो साइन इनवर्स 2/3, ठीक है। तो ऐसे यहां पे भी अगर मैं ले जाऊं तो बीटा इक्वल टेन इनवर्स क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस तरीके से आप बीटा की वैल्यू बच्चों कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका होता है आपका कैलकुलेशन ऑफ। तो मैंने आर की डायरेक्शन निकालनी आपको सिखा दी और आर का मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको सिखा दिया बच्चों, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले जो आपको ध्यान रखने हैं। अब इसमें कुछ केस लेते हैं बच्चों, है ना, आप कुछ केस लेते हैं। तो केस फर्स्ट देखो आप, पहला मेरा केस ये है कि इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम, मतलब ए और बी का परिमाण समान है, ठीक है। पहला केस, मतलब ये स्थिति लेंगे हम अपने अकॉर्डिंग, कुछ मानेंगे कि ऐसा ऐसा हो तो ऐसा होगा। केस का मतलब ये होता है बच्चों, है ना, कि ऐसा कुछ होगा तो ये आएगा, ऐसा कुछ होगा तो ये आएगा। क्योंकि ये केस हमें कुछ हेल्प करते हैं कोई डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व कराने में, ठीक है। हम डायरेक्ट फॉर्म लगा सकते हैं। तो अब मैं कह रहा हूँ कि इफ वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या होगा? अब एक चीज देखो बेटा, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो आप बता आर इक्वल टू क्या होता? आर इक्वल टू होता आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपका आर का। ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना बच्चों। आर का फॉर्मूला क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का, परिणामी सदिश निकालने का दो वेक्टरों का, ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपका फॉर्मूला है। तो यहां पर ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम है, तो बच्चों आप क्या कर सकते हो? ऐसा करो, बी की जगह ए लिख दो, तो आर की वैल्यू क्या आएगी आपकी? तो आर की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ए स्क्वायर
प्लस बी जगह रख दिया मैंने ए स्क्वायर प्लस 2a, बी जगह रख दिया बच्चों मैंने a कॉस थीटा, है ना, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर बच्चों। तो आपका आर कितना आ गया, अंडर ए स्क्वायर कितना आ गया 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। सो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, अंडर रूट 2a स्क्वायर कॉमन आ गया आपका 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर। तो अब देखो आपको कुछ, अब 1 प्लस कॉस थीटा को मैं कुछ लिख सकता हूं क्या, आपने कुछ ऐसा कहीं फॉर्मूला पढ़ा 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस, ध्यान करो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कहा होगा, ठीक है ना। इसको मैं कुछ सजा के लिख सकता हूं, देखो इसको क्या सजा के लिख सकता हूं मैं, आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया होगा बेटा बच्चों मैंने आपको कॉस 2 थीटा का, ठीक है, कॉस 2 थीटा के मैंने जो फॉर्मूला आपको कराए हुए, एक है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान रखना बच्चों, एक फॉर्मूला कराया आपको मैंने 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक कराया आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इस 1 को इधर ले जाऊँ, ये आपको कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले तीनों बच्चों, अगर मैं यहाँ पर है मेरा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो अगर मैं 1 को इधर ले जाऊं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, माइनस जाके प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया हुआ बच्चों, ठीक है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको नहीं आती है, फॉर्मूले नहीं पता, तो देखो आपके लिए थोड़ी समस्या आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स कराई थी, क्योंकि टीचर को पता होता बच्चों कौन सा क्या है, कि आप सबको पता है कि मेरा जो पढ़ाने का स्टैंडर्ड है वो एज ए नॉर्मल तो है नहीं, ठीक है ना, मैं अपना स्टैंडर्ड में पढ़ाता हूँ, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि भाई बच्चों को बहकाओ और बोलो, मैं तो जो वास्तविकता है वो दिखाऊंगा आपको कि वास्तविकता में क्या फिजिक्स है, क्या ठीक है, आपकी कैसे पढ़ाई होनी है, ठीक है। थोड़ा शुरू में डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा सा लगता है, बट इन चीज़ों को आप जानते, एक बार इन्हें सीख गए आप तो आपको बड़ा मजा आएगा फिजिक्स में। तो इसलिए ये छोटी है बट मोटी बातें हैं, ठीक है। तो चलो अब देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है बच्चों आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो अगर यहां पर हम ध्यान से देखें तो देखो यहां पे एंगल कितना आपका, यहां पर एंगल बच्चों आपका 2 थीटा है, कितना आपका यहां पे एंगल 2 थीटा है। तो देखो यहां पे 2 थीटा, तो यहां पे कितना आया थीटा। तो अगर मुझे तो ये कन्वर्ट करना तो मैं कहूँगा काश अगर मेरा ये वैल्यू ऐसी हो 1 प्लस कॉस थीटा हो, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 थीटा तो इसमें थीटा, अगर यहाँ पे थीटा तो इसमें क्या होगी थीटा की आधी, थीटा बाई 2, तो यहाँ पे क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक बच्चों। तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं हम, ये तो आपको नॉलेज के लिए बताया, तो इससे आगे क्या लिखोगे आप, आर इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, क्या आएगा बच्चों आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a स्क्वायर 2a 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट में। तो बच्चों सॉल्व करने पर आर की वैल्यू कितनी आ गई, इधर लिख देता हूँ, सॉल्व करने पर आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपका आर कितना था पहले अभी कराया था मैंने अंडर रूट 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 था, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी है 4 का अंडर रूट कितना होता है 2a स्क्वायर का a कॉस थीटा। तो डायरेक्ट आप रख सकते हो, अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो आर क्या होता है 2a कॉस थीटा बाई 2। ठीक है। मैंने तो बेसिक फॉर्मूला याद रखना, मैंने तो आपको थोड़ा सा फील कराया है, ठीक है। तो बच्चों अब जैसे यहां पर, ठीक है, तो ये आपका ये हो गया आर इक्वल क्या होता है 2a कॉस थीटा बाई 2। अगर मैं डायरेक्शन देखो, ये आर की डायरेक्शन किधर होगी, तो आर की डायरेक्शन एज आपने भी फॉर्मूला किया कि आर की डायरेक्शन क्या फॉर्मूला था टेन बीटा इक्वल टू क्या था बच्चों आपका, टेन बीटा इक्वल टू क्या था, सोचो टेन बीटा था आपका क्या 20, आपको अभी मैंने फॉर्मूला कराया ना आर की डायरेक्शन का क्या था टेन बीटा वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, ये फॉर्मूला ध्यान रखो बच्चों आप, है ना। टेन बीटा फॉर्मूला क्या बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यही फॉर्मूला आप माइंड में रखो। तो टेन बीटा क्या होगा आपका बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ और जादू दिखाता हूँ आपको यहीं पर। तो बी की जगह क्या रख दो बच्चों, क्योंकि ए और बी बराबर है, तो यहाँ पे बी की जगह मैंने ए रख दिया ए साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी की जगह क्या रख दिया ए, क्योंकि ए और बी दोनों इक्वल है, ये वो वाला केस कर रहे हैं हम लोग ए कॉस थीटा। ठीक है। तो टेन बीटा इक्वल टू क्या है बच्चों ए साइन थीटा डिवाइड बाई ए कॉमन आएगा बच्चों यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा। तो ए से ए को मार दिया और ए ने ए को मार दिया, तो क्या आ गया टेन बीटा इक्वल
साइन थीटा डिवाइड बाई बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर। अब देखो इसको अब थोड़ा सा और सजा लो। ठीक है, इस बार आप कहेंगे कि भाई इस वाली टर्म को किस में कन्वर्ट करो, टेन में कन्वर्ट करो। तो इस तरह की बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री है, तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है भाई। इसको किस में कन्वर्ट करो, टेन की टर्म में कन्वर्ट करो। तो कैसे टेन की टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं बच्चों मैं इसको, सोचो, केवल 10 में। तो अब देखो इसके लिए मैंने क्या किया, आपको मैंने एक फॉर्मूला और कराया होगा फिजिक्स में, साइन टू थीटा, ट्रिग्नोमेट्री कराई थी। बोलो ध्यान होगा आपको, साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में कराया होगा। तो साइन टू थीटा क्या होता है बच्चों, आपको ध्यान होगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर आपका क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या लिख सकते हो, अगर सही है तो साइन टू थीटा। यहाँ पे एंगल कितना, टू थीटा, यहाँ पे कितना आ गया, थीटा। तो यही चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पर एंगल थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू साइन एंगल का आधा कितना हो गया, थीटा बाई टू, और कॉस एंगल का आधा कितना हो गया, थीटा बाई टू। टू साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू बच्चों। क्लियर। तो यहां से आपका क्या आ गया, इधर ही लिख देता हूं चलो मैं। ठीक है, तो यहां से आपका टेन बीटा क्या आ गया, देखो इसको लिख सकता हूं, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू डिवाइड बाई, अब वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है, अभी मैंने बताया, देखो वन प्लस कॉस थीटा का भी फॉर्मूला होता है ना, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, अभी बताया। तो यहां पे लिख दो टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। क्लियर। अब देखो टू ने टू को मार दिया, कॉस थीटा बाई टू ने स्क्वायर को मार दिया, तो आपका क्या रह गया, टेन बीटा बराबर साइन थीटा बाई टू डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई टू बच्चों। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, सब जानते हो। तो टेन बीटा कितना आ गया बच्चों, टेन बीटा आ गया आपका, टेन थीटा बाई टू आ गया बच्चों। तो आप कह रहे हो टेन बीटा बराबर कितना आपका, टेन थीटा बाई टू। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, थीटा बाई टू। आई नहीं आई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर, इसका मतलब हुआ बच्चों, अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, कैसे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के। आपने देखा कि अगर ये वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर ए है, और ये भी आपका वेक्टर ए है, अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड है, ये ए और ये भी ए, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो और दोनों कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, पैरेललोग्राम बना के दिखा दो, बेशक वो ट्रायंगल दिखा के बात तो वही है, क्योंकि ये ट्रायंगल। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो परिणामी सदिश है, इन दोनों के जो मान है, वो क्या होगा, वो कहां से गुजरेगा बच्चों, अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो उनका रिजल्टेंट कहां से गुजरता है, देखो कहां से गुजरा, बीटा की वैल्यू कितनी आई, थीटा बाई टू। तो उन दोनों का रिजल्टेंट कहां से गुजरता, उनके जस्ट बीच से। तो ये कॉन्सेप्ट अब आपको माइंड में रखना है कि अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच से जस्ट कहां से गुजरेगा, आर की डायरेक्शन क्या होगी, आर की डायरेक्शन उस एंगल के आधी होगी। तो ये आपका एंगल की डायरेक्शन हो गई, ये आपकी बीटा हो गई, और बीटा की वैल्यू क्या, थीटा बाई टू। और आर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, याद हो रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई परेशानी। फॉर्मूला तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता क्या होता है आर का, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। याद रह जाए तो अच्छा, और नहीं रहे तो भाई, आर का अभी मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, टू ए कॉस थीटा का, आर इक्वल टू क्या आया था आपका, टू ए कॉस थीटा बाई टू। ये कब आया था, जब ए और बी इक्वल है, तो आर की वैल्यू ये होती है, और कहां से गुजरता है, दोनों के बीच के एंगल से। ये जरूर ध्यान रखना बस, ठीक है। इसका बेसिक मैं कह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला शायद आपके ध्यान रहे नहीं रहे, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको बेसिक फॉर्मूला पता है कि बेसिक फॉर्मूला होता है आर का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला आपको पता हो या नहीं पता हो, इससे कोई परेशानी नहीं है, ये बेसिक वाला पता होना चाहिए। और ये जरूर ध्यान रखना कि जो आर की डायरेक्शन होगी वो कहां से होगी बच्चों, वो आर की डायरेक्शन इस ए और बी के बिल्कुल बीच से होकर जाएगी। ये जरूर दिमाग में रखना कि आर की डायरेक्शन क्या होगी, ए और बी के बिल्कुल बीच से होगी। मतलब जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट कहां से गुजरता है, उनका परिणामी सदिश कहां से गुजरता है, उन दोनों के बीच से होकर गुजरता है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें भी कभी कभी एक केस, अब इसी में मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, एक अच्छी ट्रिक और बताता हूं आपको, थोड़ा जो आपको थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प देगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि दो वेक्टर है ए और बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सुनो बेटे ध्यान से, और थीटा हमारा 120 डिग्री है,
ठीक है, दो वेक्टर है ए और बी, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और थीटा कितना आपका 120 डिग्री है। बताओ दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, दोनों का परिणामी सदिश क्या होगा। तो बच्चों कैसे करोगे, आपको पता है क्या होता है, अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के तो क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, अभी मैंने निकाला टू, आर बराबर क्या होता है 2a cos थीटा बाई 2 होता, कब, जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के समान परिमाण के हैं तो उनका परिणामी सदिश क्या होता है, आर इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2, आप सब जानते हो। अब यहाँ पे थीटा कितना दिया 120, तो आर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2a cos थीटा की जगह कितना रख दिया 120 डिग्री बाई 2, बोलो है नहीं है। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2a cos 120 को आप ले सकते हैं cos 60 डिग्री, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 2a cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, आप सब जानते हो, ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 ने 2 को मार दिया तो आर कितना है बच्चों ए। तो कितनी अच्छी चीज आई, बहुत अच्छी चीज आपके सामने निकल के आई है, बहुत अच्छा लॉजिक आपके सामने निकल के आया है। और वो लॉजिक क्या बच्चों, तो ध्यान रखना, अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के, ये भी ए और ये भी ए, ठीक है, और सॉरी इस तरह बनाओ आप, अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड, ये भी ए और ये भी ए, और दोनों के बीच में बच्चों कितना एंगल है 120 डिग्री एंगल है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं उससे बनाऊं पैरेललोग्राम से, क्या होगा, जस्ट 20 से गुजरेगा, उन दोनों का रिजल्टेंट 20 से गुजरेगा, और ये आर की जो वैल्यू होगी ये ए और ये भी ए, और इन दोनों का रिजल्टेंट आर भी कितना होगा आपका ए, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा अगर दो इक्वल। तो ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, आपको कंपटीशन के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ये डायरेक्ट आपको ध्यान हो तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच में कितना एंगल है 120 डिग्री का एंगल है, तो उन दोनों का रिजल्टेंट उनके ही बराबर होता है, ठीक है। यहां तक की सारी चीजें आप नोट कीजिए, इससे आगे की चीज बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बच्चों।